बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारे केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 47 है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि वो कंपाउंड्स जिनके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनमें क्या हो जाता है, उनके अंदर क्या प्रॉपर्टीज आ जाती हैं और उनकी एप्लीकेशंस हम कहाँ कहाँ पे उनको यूज कर सकते हैं। तो उनमें हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स। यानी कि थर्म मीन होता है हीट, डायनेमिक मीन चेंजिंग। तो जो भी कंपाउंड है उसके अंदर आ गई है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आने की वजह से उसकी प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आया, यानी कि उसके बॉइलिंग पॉइंट्स थर्मोडायनेमिक एज द नेम शोज के कोई हीट चेंजेस के रिलेटेड बात हो रही है। यानी कि उसके बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स, इनमें क्या चेंजेस आ रहा है ये हम देखेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले इसको देखने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, यानी अलोंग अ रो, जब आप मूव करते हैं अलोंग अ रो, इस तरह से मूव करते हैं, तो क्या होता है कि आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप पढ़ चुके हैं कि क्या होता है कि इट इज बेसिकली द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की पावर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में इधर वाले एटम से इधर वाली साइड पे मूव करते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि साइज हो जाता है रिड्यूस, साइज रिड्यूस हो जाता है। और वैसे भी आप देखेंगे भी आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज भी हैं, तो वो सबसे ज्यादा फ्लोरीन की है, जो लेफ्ट साइड से राइट साइड जब आप मूव करते हैं तो राइट साइड पे ये प्रेजेंट होता है। उसके बाद आपके पास क्या होता है कि डाउन द ग्रुप जब आप मूव करते हैं, डाउन द ग्रुप यानी कि टॉप से डाउन जब आप जाते हैं, टॉप से डाउन यानी कि ग्रुप में जब आप मूव करते हैं, तब भी क्या होता है आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। क्योंकि आपको पता है डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होने की वजह से, अब ये तो साइज रिड्यूस हो रहा था लेकिन फिर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, इसलिए कि वो जो आपके पास इधर वाली साइड पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नंबर इंक्रीज हो रहा था। अब डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, आपके पास साइज इंक्रीज हो रहा है, और आपने पढ़ा था साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ पंगा लेना आसान होगा, उनको जो है वो रिपेल या अट्रैक्ट करके पोल्स क्रिएट करना आसान होगा, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे को बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो राइट वालों की सबसे ज्यादा होगी, टॉप टू डाउन मूव करते हैं तो डाउन वालों की सबसे ज्यादा होगी। अब हम क्या करते हैं कि कुछ ग्रुप्स ले लेते हैं, जैसे आपकी बुक पर उन्होंने लिया है 4A, 5A, 6A और 7A। उन्होंने कहा कि इन ग्रुप्स के हाइड्राइड्स को डिस्कस करते हैं। हाइड्राइड्स का क्या मतलब है कि ग्रुप 4 के जितने भी कंपाउंड्स हैं, अगर उनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो क्या होगा, 5 के हैं तो उनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई हो, तो हर वो कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई हो उसको कहते हैं हाइड्राइड। तो इन तमाम ग्रुप्स के मेंबर्स के हाइड्राइड्स को हम डिस्कस करेंगे। तो जब उन्होंने कहा कि आप देखते हैं इधर से, आपने अभी पढ़ा कि जब आप इधर को मूव करते हैं तो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डायरेक्ट रिलेशन होता है आपके पास बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह के साथ, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने का मतलब है कि उनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ गई हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ने की वजह से क्या है कि उसको अब आप कुछ भी करवाना चाहें तो आपको ज्यादा फोर्स लगेगी, ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। तो ग्रुप 4A के एलिमेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट्स लो हैं एज कम्पेयर टू ग्रुप 7A, क्योंकि 7A मैंने आपको क्या बताया कि इधर को मूव किया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ी, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। आपके पास सबसे हाईएस्ट हाइड्राइड्स में से जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स देखे गए हैं ना, वो आपके पास है वाटर, अमोनिया और आपके पास आ गया HF। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है और इसके अंदर फ्लोरीन। जो आपके पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन है, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो पावर होती है वो बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से इनके हाइड्राइड्स के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत हाई होती हैं और इनके बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं। ये क्यों होते हैं? इनके अंदर लॉन पेयर्स बेसिकली होते हैं। अब वो कैसे होते हैं, उनकी पावर हम आगे भी देखेंगे। तो अभी बेसिकली आपको इतना पता होना चाहिए कि इन ग्रुप्स में से सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट्स इन तीन के होते हैं। अब इन तीन के आपने पढ़ लिए, इसी वजह से अब इन तीनों में से सबसे ज्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट वाटर का है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाटर की है, तो इस वजह से वाटर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, जबकि बाकी तमाम गैसेस उसी ग्रुप की, अब ऑक्सीजन जिस ग्रुप से आपने लिया है, ठीक है, अब उसी के नीचे वाले ग्रुप मेंबर्स अगर हम देखें ना, तो वो आपके पास है S और Se। तो इनके हाइड्राइड्स यानी H2Se और H2S ये गैसेस हैं रूम टेम्परेचर पर, यानी कि इनके बॉइलिंग पॉइंट्स क्या है, कम है एज कम्पेयर टू वाटर। अब ये जो पानी है, वैसे तो डाउन द ग्रुप बढ़ना चाहिए था बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन H2O, NH3 और HF ये एक्सेप्शनल
हाई बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन इनमें प्रेजेंट है। अब आगे बात हुई कि आपको पता है कि जब आप मूव करते हैं इस तरह से तो आपके पास सबसे पहले आता है नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर आता है आपके पास फ्लोरीन। तो आपको अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ से पता चलता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी, क्योंकि इधर को मूव करते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो नंबर 1 पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होगी, 2 पे ऑक्सीजन की और 3rd पे नाइट्रोजन की। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो H2O का बॉइलिंग पॉइंट हाई था एज कम्पेयर टू HF या NH3। इस तरह से आई आपके पास जो सीक्वेंस आई वो क्या आई कि वाटर का सबसे ज्यादा हाई था बॉइलिंग पॉइंट, फिर HF का था और फिर NH3 का था। अब वो परेशान हो गए कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी HF का सबसे ज्यादा होना चाहिए था, फिर H2O का, फिर NH3 का। लेकिन अब ऐसा क्यों हुआ, इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं H2O। जब हम H2O को देखते हैं तो हमारे पास हमें पता है कि जो O है इसके पास कितने लोन पेयर्स होते हैं, 2 लोन पेयर्स। अगर आपने ये समझ नहीं है कि लोन पेयर्स कैसे 2 हैं तो आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं। उसके बाद फिर आपको जो है वो बाकियों के लोन पेयर भी निकालने आ जाएंगे। अब O के अंदर 2 लोन पेयर्स होते हैं और आपको पता है कि O जो है वो बॉन्डिंग 2 हाइड्रोजन के साथ कर रहा है, 2 हाइड्रोजन के साथ कर रहा है। इसका मतलब है कि ये अपना, इसके पास वैसे टोटल 3 पेयर्स होते हैं जिसमें से 2 को इस्तेमाल कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए और 2 इसके पास फ्री लोन पेयर्स पड़े हैं। तो इसने 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हैं। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट आपके पास HF को। अब जो F है आपके पास, उसको देखने से पहले हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस कि हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है H2O की एज़ कम्पेयर टू HF। बेसिकली क्योंकि हमने पढ़ा पीरियोडिक टेबल में कि लेफ़्ट टू राइट क्या होता है कि आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। तो N आता है सबसे पहले, फिर O आता है और फिर F आता है। लेकिन एक्चुअल में आपके पास क्या हुआ है कि O की ज़्यादा आ रही है और F की कम आ रही है। अब क्यों? अब HF को देखते हैं तो आपके पास जो H है इसके साथ ये HFA की बॉन्ड बना रहा है। क्यों? क्योंकि F के पास हैं 3 लॉन पेयर्स, 3 लॉन पेयर्स हैं और इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है इसकी वैलेंस शेल के अंदर। तो ये सिर्फ एक ही हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो इसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही है, जबकि H2O के पास कितने थे, 2 थे। तो इसलिए H2O जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं NH3। तो जो आपके पास NH3 है इसके पास 3 जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स ये बना रहे हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रहा है। मतलब कि N जो है आपके पास, इसके पास लॉन पेयर कितने हैं, इसके पास 1 लॉन पेयर रह जाता है, बाकी ये बॉन्ड पेयर्स बना लेता है H के साथ। अब यहाँ पर देखने वाला तो यही कहेगा कि अमोनिया यानी NH3 का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए H2O से, क्योंकि इसके पास 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो हाइड्रोजन बॉन्ड आपके पास H2O में है वो एक्सटेंसिवली जो है वो ब्रांच्ड होता है। ब्रांच होने की वजह से क्या होता है कि वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया वाला। तो इस वजह से जो है H2O का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया। अब हम देख लेते हैं सेकंड सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है, आपने पढ़ा पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। पोलर का क्या मतलब है कि उनके अंदर पोल्स क्रिएट हो जाते हैं, 2 तरह के किनारे क्रिएट हो जाते हैं। तो अगर इनमें 2 किनारे हैं, इनको अपने जैसे ही किनारे मिलेंगे तो ये डिजोल्व होंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स ओनली डिजोल्व इन पोलर कंपाउंड्स। अब जो नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं वो तो अट्रैक्शन ही शो नहीं करेंगे, और जब वो अट्रैक्शन शो नहीं करेंगे वो इनको अपने अंदर मिक्स कैसे करेंगे। तो इसलिए आपके पास जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डेड कंपाउंड्स जो है वो डिसॉल्व नहीं हो सकते। एग्जाम्पल, आपके पास ऑयल है, आपके पास ऑयल जब आप पानी में डालें तो क्या होता है कि वो उसमें मिक्स नहीं होता, क्या होता है वो उसके ऊपर फ्लोट करना शुरू हो जाता है। अब इस फिनोमिना को यूज करते हुए हम क्या करते हैं कि इसकी एक एप्लीकेशन ले आते हैं जो बेसिकली है सोप्स और डिटर्जेंट्स में। अब उसके पास क्या होता है, सोप्स और डिटर्जेंट्स में आपके पास सपोज H2O वाले मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डेड, आप एक ऐसा कंपाउंड लेते हैं जिसके 2 पार्ट्स हों, एक ऐसा कंपाउंड लेते हैं जिसके क्या हो, 2 पार्ट्स हों, एक पार्ट हो हाइड्रोफिलिक और एक हो हाइड्रोफोबिक। एज द नेम शोज, हाइड्रोफिलिक मीन लविंग, पानी का लविंग यानी कि उसको पानी पसंद है, और हाइड्रोफोबिक का मतलब है कि उसको फोबिया है पानी से, उसको पानी पसंद नहीं है। कंपाउंड लेना जिसके 2 पार्ट्स हो, एक हिस्सा हाइड्रोफिलिक हो और एक कैसा हो, हाइड्रोफोबिक हो। अब आपने वो एक सोप बना लिया इस चीज से। अब उसका आपने सोप या डिटर्जेंट बना लिया। अब वो आपने लिया और आपने क्या किया कि उसको पानी में क्लॉथ के साथ डाल दिया।
जब आपने कपड़े के ऊपर इसको डाला तो क्या हुआ कि इसका जो आपके पास हाइड्रोफिलिक एंड था, अब वो जाके जब ये दोनों जाके कपड़े के ऊपर अटैच हुए, और अटैच होने के बाद हाइड्रोफिलिक होने की वजह से ये पोलर है, मैंने बताया कि वाटर लविंग है, तो क्या हुआ ये पानी के साथ मिक्स होकर डिसॉल्व हो गया आपके पास। डिसॉल्व क्या हुआ आपके पास, ये वाला एंड। और आपके पास जो दूसरा एंड था हाइड्रोफोबिक, इसने क्या किया, जो ग्रीस यानी कि ऑयल वगैरह कपड़े पर लगा हुआ था, ये वाटर लविंग नहीं है, इसको पानी नहीं पसंद, इसको नॉन पोलर चीजें पसंद हैं, तो इसने क्या किया कि उस ग्रीस वगैरह के साथ जाकर अटैच हो गया। जब वो ग्रीस वगैरह के साथ अटैच हुआ तो इसने क्या किया कि उस ग्रीस को लिया और कपड़े से अलग कर दिया, डिटैच फ्रॉम क्लॉथ। ग्रीस को क्या किया, कपड़े से अलग करके। अब क्योंकि आपको पता है कि नॉन पोलर कंपाउंड, जैसे आप ऑयल ही देख लें, वो क्या होता है कि उसकी डेंसिटी कम होती है, जिसकी वजह से वो आपके पास पानी के ऊपर फ्लोट करना शुरू हो जाता है। तो जब इसने इसको लिया, किसी भी ग्रीस यानी कि ऑयली चीज को जो कपड़े पर लगा हुआ था दाग, उसको उसने लिया और उसको लेकर जो आपके पास पानी था टब में, यानी कि जो आपने पानी यूज किया था कपड़े धोने के लिए, उसकी सरफेस पर आ गया। जिस सरफेस पे आने की वजह से आपने उसको क्या किया कि उसको सेपरेट कर लिया पानी को, आपके पास कपड़ा हो गया साफ। तो ये बेसिकली फिनोमिना है जो सोप और डिटर्जेंट्स में यूज होता है, बाय यूज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप क्या करते हैं कि एक पोलर कंपाउंड बनाते हैं और एक नॉन पोलर कंपाउंड बनाते हैं, उनको जोड़कर एक ऐसा सोप बनाते हैं या डिटर्जेंट बनाते हैं। तो इस तरह आपके पास ये क्लींजिंग हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही, होपफुली आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।